कहाँ तक हुआ था कल सुबह में? यहीं तक हुआ था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, क्या होगा आंसर? कश्मीर के अकबर के नाम से कौन सा कश्मीर का शासक था जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्या हो जाएगा? सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्योंकि सुल्तान जैनुल आबिदीन जो था ना, ये अकबर की तरह सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब समझते हैं? ये जितना विभेद बाकी का जो सम्राट था, बाकी का जो बादशाह था, वो हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क जो करता था, जो खाई बना के रखा हुआ था धर्म के आधार पे, ये खाई भरने का प्रयास किया और कहीं हद तक हिंदू को भी उस स्तर तक लाने का प्रयास किया जहाँ तक मुस्लिमों का स्तर था। मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भेदभाव था, इसको खत्म करने का प्रयास अकबर किया था, जिसके कारण अकबर को सहिष्णु सम्राट, सहिष्णु बादशाह कहा जाता है मुगल काल में। जबकि कश्मीर का जो शासक था जैनुल आबिदीन, ये भी उसी तरह अकबर की तरह ही हिंदू धर्म को भी मुस्लिम धर्म के बराबर लाने के लिए काम किया था और भेदभाव जो था हिंदू और मुस्लिम का, वो मिटाने का काम किया था। और यहाँ तक कि इन्होंने गाय वध जो हो रहा था, गौ वध जो हो रहा था, उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था, हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए। ठीक है, इसीलिए करके कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है साहब। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्योंकि कश्मीर की बात आई है, तो कश्मीर में कौन पहला मुस्लिम शासक था, कौन हिंदू पहला शासक हुआ था, किस वंश की स्थापना हुई थी, जैनुल आबिदीन किस वंश से था, कश्मीर का अंतिम शासक कौन रहा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि कश्मीर से सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चलिए देखिएगा कि कश्मीर में प्रथम हिंदू राजवंश की स्थापना 1302 ईस्वी में सुहादेव ने किया था। प्रथम हिंदू राजवंश, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा कि कश्मीर में प्रथम हिंदू राजवंश की जो स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा? सुहादेव के द्वारा की गई थी। 1302 ईस्वी में की गई थी और ये पहली बार हुआ था कि कश्मीर में कोई शासक हिंदू राजवंश की स्थापना किया था 1302 में। उसके बाद 1339 से 40 के बीच में कश्मीर में शाह मीर ये प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना किया। तो पहला जो हिंदू राजवंश की स्थापना कश्मीर में किया, कौन किया? वो सुहादेव। जबकि कश्मीर में पहला मुस्लिम राजवंश की जो स्थापना किया, कौन किया? शाह मीर किया। कौन किया? शाह मीर किया 1339 से 40 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तथा इसने शमसुद्दीन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका नाम था शाह मीर, लेकिन ये शमसुद्दीन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। आप ऑप्शन में भी देखे थे कि कश्मीर के शासक में दिया होता शमसुद्दीन शाह। ठीक है, तो ये शमसुद्दीन शाह वह शासक था जो कश्मीर में पहली बार मुस्लिम शासन की स्थापना किया था, मुस्लिम राजवंश की ये स्थापना किया था। और शमसुद्दीन शाह अपनी राजधानी जो था कहाँ बना लिया था? इंद्रकोट। कहाँ बनाया था? इंद्रकोट। और ये प्राचीन राजधानी भी कश्मीर की हुआ करती थी। तो कश्मीर की प्राचीन राजधानी क्या बोलेंगे हम लोग? इंद्रकोट बोलेंगे। और शमसुद्दीन शाह भी अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? इंद्रकोट को बनाया था। ठीक है, लेकिन कश्मीर का ही शासक जो अलाउद्दीन था, यह अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये कश्मीर का ही शासक फिर बाद में जाकर के इसके बाद बना, उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट से कहाँ ले आया? अलाउद्दीनपुर। एक शहर बसाया और उस शहर का नाम क्या दिया? अलाउद्दीनपुर। और वर्तमान में जो अलाउद्दीनपुर है ना, ये वास्तव में श्रीनगर है। क्या है ये? श्रीनगर है। ठीक है साहब, तो याद रखना है कि अलाउद्दीन जो था कश्मीर का शासक, उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट से अलाउद्दीनपुर बनाया। जो वर्तमान में आप श्रीनगर देख रहे हैं वही क्या था? अलाउद्दीनपुर था। ठीक है साहब, उसके बाद जाकर के सुल्तान सिकंदर जो था 1389 से लेकर के 1413 ईस्वी तक कश्मीर का शासक रहा। कश्मीर का शासक रहा कौन? सुल्तान सिकंदर। आप ऑप्शन में भी देखे थे इसके बारे में। और ये 1389 से 1413 तक तो रहा, लेकिन ये हिंदू धर्म के विरोध में था और हिंदू धर्म के प्रति ये बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। और जो भी कश्मीर में हिंदू मंदिर था ना, इसको तोड़ तोड़ करके ये कसाईयों को उस मूर्ति को ना मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, इस तरह का ये हिंदू धर्म के खिलाफ में था। मूर्ति को तोड़ करके कसाई को दे दिया था कि आप इस मूर्ति से क्या करिए? मांस को तोलिए।
ठीक है, इस तरह की बातें। इसी के कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ने के कारण इसे क्या कहा गया है, बुत सीकन कहा गया। क्या कहा गया, बुत सीकन कहा गया। ठीक है साहब। और बाद में जाकर के 1420 में कश्मीर की गद्दी पर कौन बैठा, जैनुलाब्दीन। ठीक है, कौन बैठा, जैनुलाब्दीन बैठा। इसके बाद देखिएगा, जैनुल आबदीन वही है जो कश्मीर का, जिसे हम क्या कहते हैं, अकबर कहा कहते हैं। ठीक है ना। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का क्या कहा गया है, अकबर कहा गया है। जैनुल आबदीन जजिया कर हटाया। जजिया कर किस पर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर। किस पर, गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया जाता था। इसको पहले क्या कर दिया, हटा दिया। तो आप देखिए गैर मुस्लिम का मतलब क्या हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। तो आप देखिए जजिया कर को भी हटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू के पक्ष में ये काम किया है। इसी वजह से इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। उसके अलावा देखिए गौवध पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और आबदीन जो था ना, ये फारसी, संस्कृत, तिब्बती, कश्मीरी भाषा का क्या था, ज्ञाता था। ये बहुत विद्वान था, जानकार था, कई भाषाओं को जानता था। और हिंदू धर्म को जिस प्रकार से ये सम्मान दिया था, इसी वजह से इसे कश्मीर का अकबर कहा गया था। ठीक है साहब। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल सम्राट में क्या कर लिया था, मिला लिया था। जिसके बाद कश्मीर की जो सत्ता थी वो अकबर के पास आ गया। और उस समय से कश्मीर में कोई अलग से शासक नहीं बना, बल्कि अकबर ही उस पर राज करने लगा। और फिर वो पूरे तरह से मुगल सम्राट के अंतर्गत ही वो कश्मीर आ गया था। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट हम लोगों को देखना है कश्मीर से, जो कश्मीर का शासक के बारे में पूछा गया। क्या बोले, कौन, देखिए इससे पहले क्या बताया कि इस कश्मीर में यह हटाया था, ये वो कश्मीर में हटाया आबदीन, जैनुल आबदीन जो है ना, ये कश्मीर में हटाया। जबकि अकबर जब बाद में आया तो ये कश्मीर तक ही हटा सकता है। जब अकबर आया तो अकबर का सम्राट जहाँ तक था, पूरे मुगल साम्राज्य, वहाँ तक से वो जजिया कर को हटाने का काम किया था अकबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन कौन बताया, बताइए। कि अकबर के शासनकाल में जब इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल बन रहा था, तो उसमें 5000 से लेकर के 20,000 लोग लगातार 40 वर्ष तक काम किया और 40 वर्ष तक वो मंजिल बनता रहा। ये कथन किसका है और किसने ये बातें कही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विलियम फेंस। आंसर क्या हो जाएगा, विलियम फेंस। यही बताया था कि अकबर जो है ना, इलाहाबाद में स्तंभ युक्त मंजिला बनाया था, जिसमें 5000 से लेकर के 20,000 तक मजदूर 40 वर्षों तक लगातार काम करते रहा। ठीक है, ये चीज़ है। और कहा जाता है कि अकबर लोगों को रोजगार देने के लिए ऐसा काम कर रहा था, जगह जगह भवन, जगह जगह जो है सब मस्जिदें बना रहा था, ऐसा कहा जाता है। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए आंसर इसका तो होता विलियम फिंच। तो याद रखिएगा कि विलियम फिंच जो आया था, ये किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। अकबर के बाद आया था, अकबर के शासन के बाद जहांगीर के दरबार में आया था विलियम फिंच। और विलियम फिंच उस स्तंभ को देख कर करके बाकी चीज़ों का एनालिसिस करके तब ये कथन कहा था। ठीक है ना। तो इलाहाबाद के 40 स्तंभ मंजिला का निर्माण 1583 ईस्वी में अफगान विरोधों को समाप्त करने के उपलक्ष्य में इस किले का निर्माण करवाया गया था। मतलब अफगान जो था ना, ये अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। अकबर जब राजा बना था तो विद्रोह कर दिया था अफगान सरदार विद्रोह कर दिया था, जिसको दबा दिया अकबर ने। और खुशी के माहौल में, मतलब जब उसको दबा करके चलाया था, क्योंकि अफगान सरदार जो था बड़ा शक्तिशाली था और अकबर को भी लग रहा था कि उस अफगानी को हम दबा नहीं सकते। लेकिन जब ये अफगानों को दबा दिया, तब इस खुशी में ये क्या कर दिया कि इलाहाबाद में इन्होंने ये किला का निर्माण करवा दिया 1583 में। इस मंजिल का निर्माण करने में 5000 से 20,000 लोग लगातार 40 वर्ष तक काम किया था। ठीक है ना, काम किया था। अकबर ने प्रयाग का नाम क्या रख दिया था, इलाहाबाद रख दिया था। प्रयाग पहले जो जगह है ना, उसका नाम था प्रयाग का नाम, इलाहाबाद का नाम था प्रयाग। अकबर उस प्रयाग का नाम बदल करके क्या कर दिया, इलाहाबाद। और अभी इलाहाबाद का नाम बदल करके यूपी का जो मुख्यमंत्री है, कौन है, योगी आदित्यनाथ, ये फिर इसका नाम क्या कर दिया है,
प्रयागराज। इसका मतलब योगी को तो पता है कि भाई वो प्रयागराज पहले था, है कि नहीं। बताइए वो पढ़ रहा है कि जो अकबर इसको बनवाया था प्रयागराज को इलाहाबाद, तो हम बना देते फिर से प्रयागराज। उसको तो जबकि सब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता था, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए, अकबर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल, इलाहाबाद और लाहौर के किले का निर्माण करवाया था। बाकी हम लोग अकबर से संबंधित जो भी तथ्य हैं ये 65वीं में हम लोग पढ़े थे। चलिए साहब, इतना चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अच्छा, हाँ, थोड़ा सा और है इसमें, और कुछ नहीं, 1-2 लाइन है कि अकबर जो था ना, ये नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। कई बार सवाल, ये हल्का वाला सवाल है, और कई बार पूछा जाता है कि अकबर निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाता था। तो याद रखिएगा, नगारा को या नक्कार उसको बोलते हैं, ठीक है ना। विलियम फिंच जो है किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था विलियम फिंच, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट इसमें छूटा हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? आंसर क्या होगा इसका, बताइए। वो कौन सा? ये देखिए, ये सीधा सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या हो जाएगा? शेरशाह। इसका आंसर हो जाएगा साहब इस्लाम शाह। इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेर शाह का बेटा था। इस्लाम शाह शेर शाह का बेटा था। जब शेर शाह मर गया तो इस्लाम शाह ही शासक बना। 1545 से लेकर के 1553 तक उसका शासन रहा, 53 तक। फिर 53 के बाद फिर उसका बेटा बना, फिर दूसरा भाई उसका बना। इस तरह से 2-3 शासक वहाँ पे बन गया था, ठीक है। तो क्रम से हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन बना था। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन। चलिए, इसका आंसर क्या होता? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसको पता था कि हमारे पिताजी जो हैं शेर शाह सूरी, वो हुमायूं को हरा करके तब ये शासन अपने हाथों में लिया है, और हुमायूं अभी तक मरा है नहीं। तो हो सकता है कि हमारे पिताजी मर गए और हमारे शासन की कमजोरी को देख करके कहीं फिर से आक्रमण करके और फिर से दिल्ली पर राज न करना शुरू कर दे। इसी वजह से इन्होंने अपनी सैन्य मजबूती को प्रदान करने के लिए इन्होंने अपनी सैनिकों को 200 की टुकड़ी में, 250 की टुकड़ी में, 500 की टुकड़ी में क्या कर दिया था? बांट दिया था। और ये शेर शाह सूरी का क्या था? उत्तराधिकारी था। उसका पुत्र भी था और उसके बाद राजा बना ये, तो इसी लेकर के ये उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है साहब। चलिए, अब बात आई शेर शाह की, तो थोड़ा सा हम लोग शेर शाह को पढ़ लेते हैं। शेर शाह का जो पूरा नाम था शेर शाह सूरी था, लेकिन इसके बचपन का जो नाम था फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां था। और इसका पिता जो था ना हसन खां, ये बिहार का उस समय शासक जो था बहार खां। क्या नाम था उसका? बहार खां। बहार खां नुहानी। क्या नाम था? बहार खां नुहानी, ठीक है ना। तो इसके पिताजी, मतलब फरीद खां के पिताजी हसन खां, ये बहार खां नुहानी के अधीन जो जैनपुर राज्य था ना, उसके अंतर्गत ये सासाराम के जागीरदार हुआ करते थे। जागीरदार मतलब समझते हैं? जागीरदार क्या होता था? देखिए, पहले होता क्या था कि सेना जो काम करता था ना, तो सेना जब अपना सेवा देता था राजा को, तो राजा करता क्या था कि उसको ना वेतन के बदले में जमीन देता था। रुपया नहीं देता था, जमीन देता था, समझ रहे? तो जो जमीन सेना को मिलता था उसके सेवा करने के बदले में, तो उस जमीन को बोलते थे जागीर की जमीन। क्या बोलते थे? जागीर की जमीन। अभी भी गांव घर में देखते ना है कि किसी के खेत से अगर ओढ़ा तोड़ लेगा बॉयलर, है कि नहीं, तो अगर उसको डांटिएगा तो तेरा बाप को जागीर है कि, हाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेना को जो दिया हुआ वो भूमि है, जो उसको वेतन के बदले में मिला है, वो कौन सी भूमि है? वो जागीर की भूमि है। और जागीर की भूमि उस सेना का तब तक हुआ करता था जब तक वो जिंदा रहता था। वो उसका पुश्तैनी जमीन नहीं हो जाता था। ये नहीं कि वो मर गया अब उसका बेटा का होगा फिर पोता का होगा, ऐसा नहीं। तो उसको चिन्हित करने के लिए कि किस व्यक्ति को जागीर मिला है, वो मरा कि जिंदा है,
समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को चिन्हित करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, उसको बोलते थे जागीरदार। क्या बोलते थे उसको? जागीरदार। और जागीर की भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था वो भी काम जागीरदार का हुआ करता था। आए समझ में बात। तो जैनपुर राज के अंतर्गत जो फरीद खां का पिता था जिसका नाम था हसन खां, ये क्या थे? सासाराम में जागीरदार थे। तो कई बार सवाल आएगा कि जो है सो शेर शाह सूरी के पिताजी कहाँ के जागीरदार थे? तो याद रखिएगा सासाराम के। ठीक है, जो बिहार में सासाराम है वहाँ के जागीरदार थे। और ये जो फरीद खां थे, फरीद खां जौनपुर में ही, क्योंकि इनके पिताजी जौनपुर के अंतर्गत सासाराम में, तो ये जौनपुर में 1494 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त किए थे, पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है कि मूर्ख राजा थे। ठीक है ना। और फरीद खां बिहार के शासक बहार खां नुहानी के अधीन सासाराम का क्या बन गए? जागीरदार बन गए। मतलब बाद में जाकर के फरीद खां को, यानी इसके पिताजी जो थे हसन खां, इनके स्थान पर फरीद खां को, यानी उनके बेटा को बहार खां नुहानी क्या कर दिया? जागीरदार बना दिया। और जागीरदार ये जब बना तो एक बार जब बहार खां नुहानी शिकार पर गया था, बिहार का जो शासक था, राजा था उस समय बिहार का, बहार खां नुहानी, वो गया था शिकार खेलने के लिए। और साथ में गया था ये भी फरीद खां जो शेर शाह सूरी बना बाद में, वो भी साथ में गया था। जब इस राजा पे, बहार खां नुहानी पर शेर हमला कर दिया, तो हमला करने के बाद क्या किया कि फरीद खां कि राजा को बचा करके तलवार के एक ही प्रहार से उस शेर को क्या कर दिया? मार दिया। जिसके कारण शेर से बचाया था बहार खां नुहानी को, इसीलिए बहार खां नुहानी फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दिया। कौन सा उपाधि? शेर खां की उपाधि दे दिया। ठीक है साहब। और बाद में जाकर के जब बिहार का ये शासक बना तब ये अपना नाम कर लिया शेर शाह सूरी। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि शेर शाह सूरी बिहार के एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका कर्म भूमि बिहार ही रहा है। ठीक है ना। चलिए, बहार खां का पुत्र, बहार खां का पुत्र नहीं, ये नहीं होता, पुत्र नहीं होगा। बहार खां नुहानी शेर से रक्षा करने के लिए शेर खां की उपाधि दी थी। किसको? फरीद खां को, शेर शाह सूरी को। ठीक है, वही लाइन लिखा हुआ था, थोड़ा मिस्टेक है। चलिए, बहार खां का पुत्र जलाल खां बिहार का शासक होते हुए भी बंगाल के शासक नुसरत शाह से डर से पलायन कर गया, और तब बिहार का जो शासक बन गया, कौन बन गया? शेर शाह बन गया। यहाँ की बातों को समझिएगा। बिहार का जो शासक था वो था बहार खां नुहानी, लेकिन बहार खां नुहानी जब मर गया, तब उसका पुत्र जो था जलाल खां, क्या नाम था उसका? जलाल था। यह बहुत छोटा था, अल्प आयु का था, बहुत छोटा था ये। और जो अफगान सरदार था ना, वो उसको राजा बना दिया। अफगान सरदार का मतलब समझिएगा, जिस तरह से अभी मंत्री होता है ना, उसी तरह से राजा को चलाने के लिए सरदार हुआ करता था, और ये अफगान सरदार हुआ करता था। ठीक है। तो बहार खां नुहानी के दरबार में जो था अफगान सरदार, बहार खां नुहानी के दरबार में कौन था? अफगान सरदार। समझिएगा बात को, अफगान सरदार। जब ये बहार खां नुहानी मर गया तो अफगान सरदार क्या किया? अफगान सरदार कि इसका जो बेटा था ना छोटा, जिसका नाम था जलाल खां, क्या नाम था इसका? जलाल खां। इसको क्या कर दिया? गद्दी पे बैठा दिया। इसको गद्दी पर बैठा दिया, इसके बदले में उत्तराधिकारी ये बन गया। है ये छोटा, तो ये शासन कर पाएगा क्या? ये शासन नहीं कर पा रहा था। और सारा जो था ना शक्ति, ये अफगान सरदार सब मिलके अपने हाथ में रख लिया। मतलब ये नाम मात्र राजा था, बहुत छोटा था, और ये अफगान सरदार पूरे साम्राज्य, पूरे बिहार को हैंडल करता था। ठीक है साहब, ये चीज़ें। और उसी सरदार में शामिल हो गया था ये भी फरीद खां, यानी शेर शाह सूरी, इसी सरदार में वो भी शामिल था। ठीक है। तो जब ये बहार खां मर गया ना, तो उस समय बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह। बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। जो ही ये बहार खां मरा तो नुसरत शाह को पता चला कि बिहार का शासक मर गया है ना, तो वो सोचा कि बिहार पर आक्रमण कर करके बिहार को भी क्या कर लें? बंगाल में मिला लें। और असर में बात है, वो भी क्या चाहा कि बिहार का शासक तो अब मर ही गया है, अब उसका अल्पायु छोटा जो बेटा है वो बना शासक, तो अब क्या करें कि हम बिहार पर आक्रमण कर करके बिहार को भी बंगाल में मिला लें। इस तरह का सोच था किसका? नुसरत शाह का। और ये आक्रमण कर दिया किस पर? बिहार पर। बिहार का मतलब कहाँ? जलाल खां पे।
जब यहाँ पर आक्रमण हो गया ना, तो ये सारे सरदार जो ही देखा कि, क्योंकि उसमें शक्तिशाली राजा था ये नुसरत शाह, और जो ही देखा कि हम हारने वाले हैं, तो ये सारा सरदार क्या किया कि जलाल खां को ले करके भाग गया बिहारे से, है कि नहीं। बच्चा था ही, गोदी में उठा के भाग गया, है कि नहीं, राजा को बचा करके। और यहाँ पर इस सरदार में एगो सरदार बच गया, यही फरीद खां ये बचा हुआ है। और ये बड़ा जो है सो हिम्मत से, बड़ा साहस से नुसरत शाह को हराया, और हरा करके बिहार को बचाया। और बिहार जब बच गया और ये जब लौट के बंगाल चला गया, तब जाकर के फरीद खां खुद शेर शाह सूरी के नाम से हजरत ए आला की उपाधि धारण कर लिया और बिहार की गद्दी पे बैठ गया। आए समझ बात कि शेर शाह सूरी कैसे गद्दी पे बैठा। जब ये जलाल खां चला गया तो ये अकेले जो है सो अपनी सेना बना करके नुसरत शाह का सामना किया, और उसको हराने के बाद खुद अपना नाम शेर शाह सूरी रख लिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। तो ये पूछा जाता है कि हजरत ए आला की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रहण किया था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, शेर शाह सूरी ने, ठीक ना। और ये धारण करके हजरत ए आला की उपाधि से और बिहार की गद्दी पर ये बैठ गया। आए समझ बात। और बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं को बड़ी पीटा, सबसे अधिक कोई हुमायूं को मारा है ना तो शेर शाह सूरी मारा है, बड़ी मार मारा है इसको। तो याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 4 युद्ध प्रमुख रूप से हुआ था। उसको याद रखिएगा, दे 24, ठीक है। मान लीजिए याद रखिएगा कि हो सकता है कि हुमायूं के पास रुपया बाकी था और शेर शाह मांग रहा था कि दे 24 रुपया, है कि नहीं। तो इसी से इसका आपका, और इसीलिए हुमायूं को ये मार रहा था, दे 24 नहीं तो कूटेंगे, है कि नहीं। इस तरह से लॉजिकली याद रखिएगा। रुपया कौन मांग रहा है, शेर शाह। किससे मांग रहा है, हुमायूं से। देखिए, दे से हो गया देवरा का युद्ध, दे से देवरा का युद्ध 1532 में। चौ से हो गया चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में। बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या इसी को बोलते हैं कन्नौज, 1540 में। और सा से हो गया सरहिंद या इसी को बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसी को बोलते हैं 1555 में, ठीक है साहब। तो मुख्य रूप से हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी 4 लड़ाई लड़ा, और 1540 में जो बिलग्राम का लड़ाई लड़ा ना, ये इसका अंतिम लड़ाई था कि इस हुमायूं को गद्दी पर से, दिल्ली की गद्दी पर से क्या कर दिया, हटा दिया, और खुद 1540 में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। देखिए, पहले क्या था, सरदार, पहले सोचिए जागीरदार से सरदार से बिहार का शासक, अब बिहार का शासक के बाद दिल्ली का शासक सीधा बन गया। देख रहे हैं ना स्टेप क्या है। तो इसी तरह से 1540 में ये बैठ गया। तो याद रखना है इसकी लड़ाई कौन कौन सा, कौन, अच्छा, हुमायूं लड़ा था 1555 में, इसका बेटा लड़ा था, शेर शाह नहीं लड़ा था। ये सरहिंद का युद्ध जो था ना, इसका बेटा लड़ा था, बेटा नहीं पोता, इसका पोता लड़ा था। 40 तक ये लड़ाई लड़ा है बिलग्राम का। तो याद रखना है कि हुमायूं जो लड़ा था 4 लड़ाई लड़ा था अपने जीवन में। हुमायूं 4 लड़ाई लड़ा था मुख्य रूप से, और इसमें 3 लड़ाई जो हुआ था केवल और केवल किसके साथ हुआ था, शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। और सरहिंदी का जो युद्ध हुआ था वो उसके पोता के साथ में हुआ था, और ये अफगानों के ही साथ हुआ था। कुल मिलाकर के ये चारों जो युद्ध हुआ हुमायूं का अफगान का, क्योंकि शेर शाह सूरी भी कहाँ का था, अफगान का था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको याद रखना है। चलिए, ये बातें हो गया। और एक बीच में और भी लड़ाई लड़ा था, वो सीधा मुगलों के साथ नहीं था, मुगल का साथ का था, इसके क्या कहिएगा, हुमायूं के साथ सीधा नहीं था, बल्कि मुगल सेनाओं के साथ था, ठीक है ना। वो 1536 में लड़ा था सूरजगढ़ा का, जो अपना है यहाँ मुंगेर के आसपास है ना सूरजगढ़ा, लखीसराय के पास, तो वहाँ ये लड़ा था। चलिए, तो याद रखना है कि देवरा का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के बीच 1532 में हुआ। सूरजगढ़ा का युद्ध 1536 में शेर शाह और मुगल सैनिकों के बीच में लड़ा गया, ये सीधा हुमायूं इसमें नहीं लड़ा था, ठीक है। फिर चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और किसके बीच हुआ है, शेर शाह के बीच हुआ। किसके बीच हुआ है, शेर शाह के बीच हुआ है। और फिर जाकर के कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध जो हुआ है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, और यही बिलग्राम का ही युद्ध था जो हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ना पड़ा, ठीक है साहब, इसी युद्ध में। चलिए,
तो आप देखिए कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो हुआ हुमायूं एवं शेरशाह के बीच 1540 ईस्वी में हुआ था और इसी समय हुमायूं को दिल्ली का गद्दी छोड़ना पड़ा था। शेरशाह ग्रैंड लिखा गया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये सबसे ज़्यादा इसके कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए करके इसको याद रखिएगा। और ग्रैंड ट्रंक रोड कई बार ये पूछा जाता है कि बिहार के किस जिला से होकर के गुजरती हैं, तो याद रखिएगा सासाराम से होकर के। कहाँ से? सासाराम से होकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी जो कर्मभूमि थी सासाराम ही था, इसीलिए करके ये सासाराम से होते हुए ये अमृतसर से कहाँ तक ले गया है? बंगाल तक ले गया है इस सड़क को, ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है ना। अगला देखिएगा कि इन्होंने शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा, कौन सा? कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। देखिए कबूलियत और पट्टा प्रथा क्या था? ये कृषि से जुड़ा हुआ है। कबूलियत का मतलब ये होता था कि किसानों को ये ऋण देना शुरू कर दिया था फसल से पहले किसानों को ये ऋण देना शुरू कर दिया गया था और एक उसकी निश्चित राशि बांध दी गई थी कि अगर आप फसल होने के बाद आप इतना राशि उसके बदले में एवज में दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और पट्टा प्रथा के तहत क्या कर दिया जाता था कि जो किसानों का जो अधिकार नहीं था भूमि पर, उस अधिकार को किसानों को दिया और जो उसका उपज हुआ करता था उस उपज का हिस्सा उसके बदले में वो लिया करता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में रुपया का प्रचलन जो शुरू किया, कौन किया? शेरशाह सूरी। अभी जो हम रुपया देख रहे हैं ना, ये जो इसका नींव डाला गया था वो शेरशाह सूरी के समय ही डाला गया था, इससे पहले रुपया चलता नहीं था। तो रुपया का प्रचलन भारत में किसने लाया था? क्या बोलेंगे हम लोग? शेरशाह सूरी। और ये जो रुपया हुआ करता था ना, किससे बना हुआ करता था? चांदी का। किसका? चांदी का। और चांदी का जो रुपया हुआ करता था वो 178 ग्रेन का हुआ करता था। 178 ग्रेन मतलब इसके वजन की बात है, ठीक है, 178 ग्रेन का वजन हुआ करता था उसका। और तांबे का जो हुआ करता था सिक्का, उसको कहते थे दाम। चांदी के सिक्का को क्या बोलते थे? रुपया। और ये कितना ग्रेन का? 178 ग्रेन का। और तांबे का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे दाम। क्या बोलते थे उसको? दाम बोलते थे तांबे के सिक्का को। और इसका जो वजन हुआ करता था 380 ग्रेन, 380 ग्रेन। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है कि रुपया वो चलाया, तांबा का दाम चलाया, काबुलियत प्रथा और पट्टा प्रथा चलाया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, ये सारे इनका काम रहा। शेरशाह सूरी 1541 में पटना शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो था, उस पाटलिपुत्र को जो पटना नाम दिया पहली बार, वो कौन दिया? शेरशाह सूरी ही दिया। कब दिया? 1541 में दिया। और भूमि माप के लिए सन की डंडी एवं गजे सिकंदरी का प्रयोग शुरू किया था शेरशाह सूरी। आप देखिएगा कि जो शहर वगैरह में अभी भी गज के हिसाब से भूमि मिलती है, तो इस तरह का जो प्रथा चला है ना, वो कौन चलाया था? शेरशाह सूरी ही चलाया था साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना। किससे? शेरशाह सूरी से। चलिए साहब अगला है कि शेरशाह रोहतासगढ़ का किला बनवाया। कहाँ बनवाया? सासाराम में बनवाया। किला ये कुन्हा बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि शेरशाह जो था ना सूरी, ये अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था, ठीक है, सासाराम में। बाद में पूर्ण अलग लोग करवाया, लेकिन शुरू कर दिया था यही, ठीक है ना। तो यह कभी कभी पूछा जाएगा कि शेरशाह के मकबरा का निर्माण किसने शुरू किया था, तो शेरशाह खुद किया था, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद कैसे ये शुरू कर सकता। वो पहले ही शुरू कर लिया था कि कहीं मर जाएंगे, बेटा नालायक है, बना देगा कि नहीं बना देगा कि नहीं। तो इसीलिए करके चलिए 22 मई 1545 को ये घटनाएं, जब ये मरा था 22 मई 1545 का था। और ये कालिंजर को जितना चाह रहा था। और कालिंजर का किला जीतते समय उक्का नामक ये अस्त्र चला रहा था, उक्का नामक हथियार चला रहा था। और गलती से क्या हुआ था कि इसका बारूद इसी पर आकर के फट गया था, गलती से टकरा करके ना, गलती से इसका बारूद इसी पर फट गया, ठीक है ना। और इसके फटते के साथ इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? कीरत सिंह था। कौन था? कालिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र
इस्लाम शाह बना, जिसके बारे में बोला गया कि 200, 250, 500, 5000 की सेनाओं की टुकड़ियों में ये बटा हुआ था, यही इस्लाम था, इस्लाम शाह। इसका जो शासनकाल यानी इस्लाम शाह का जो शासनकाल रहा वह 1545 से लेकर के 1553 तक रहा, 1553 तक रहा। और सूरवंश का जो अंतिम शासक बना वो कौन बना? आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह सूरी जब बिहार की गद्दी पे बैठा था तो उस समय इन्होंने अपने राजवंश का नाम दिया था सूरी वंश। क्या नाम दिया था? सूरी वंश, ठीक है ना। और इसी के कारण हम कहते हैं कि जो सूरवंश का जो अंतिम शासक था वो आदिल शाह सूरी था। कौन था? आदिल शाह सूरी था। चलिए अगला देखिएगा कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर हिंद ईरानी वास्तुकला में बना है। तो कई बार सवाल पूछ देता है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह किस वास्तुकला में बना हुआ है, किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो याद रखिएगा हिंद ईरानी वास्तुकला के आधार पर यह बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ये शेर शाह के क्या थे? समकालीन थे। शेर शाह के समकालीन थे, इतिहासकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना, कई बार पूछ देता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे। चलिए अब थोड़ा सा जो सूरवंश की बात किए थे हम लोग, थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन राजा बना था। बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसमें और भी डिटेल से जब हम लोग सूरवंश पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए शेर शाह सूरी, उसके बाद कौन बना? इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह के बाद मोहम्मद शाह आदिल, उसके बाद इब्राहिम शाह सूरी, उसके बाद सिकंदर शाह सूरी, और लास्ट में जाकर के कौन बना? आदिल शाह सूरी। कौन बना? आदिल शाह सूरी बना, ठीक है साहब। तो इस तरह से इसका घटनाक्रम रहा है शेर शाह सूरी के राजवंश का। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब वो सवाल आ गया है आंदोलन वाला। चलिए तो फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए कौन किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। कौन सा? हाजी शरीयतुल्लाह। ये जो है सो फैरेजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और फैरेजी आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। फैरेजी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल बीपीएससी हर बार पूछता है, दरोगा भी पूछता है। इसीलिए करके इस बार हम क्या करते हैं कि आंदोलन को ही टोटल कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो 12 फरवरी को आंदोलन बाय चांस आ जाए तो उसमें हम लोग गलती ना करें, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, पंजाब से आएंगे पढ़ते हुए, ठीक है ना। और ये टोटल अभी यहीं पे याद कर लेना है। पंजाब से पढ़ते आएंगे और इधर से बंगाल से असम से होते हुए क्या कर जाएंगे? निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रम से याद रखना है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ आएंगे? पंजाब में। पंजाब में याद रखना है कि एक आंदोलन हुआ, वो आंदोलन कुका आंदोलन। कौन सा? कुक्का आंदोलन। कौन सा? कुक्का आंदोलन। कहाँ पे हुआ? पंजाब में। तो कुक्का नहीं याद रहेगा ना तो हुक्का याद रखना है, ठीक है ना। और आप याद रखिएगा कि पंजाब में हुक्का मतलब दारू शराब, ये जो धूम्रपान है, इसके खिलाफ में एक फिल्म निकला था उड़ता पंजाब, है ना। तो याद रखिएगा कि पंजाब में उड़ता पंजाब जो निकला था, क्यों निकला था? क्योंकि वहाँ के लोग धूम्रपान अधिक करते हैं, हुक्का अधिक पीते हैं कि नहीं। तो याद रखना पंजाब में कौन सा? कुक्का। पंजाब में कुक्का। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में और राम सिंह के नेतृत्व में कुक्का विद्रोह। तो याद रखना है पंजाब में कुक्का विद्रोह भगत जवाहर मल और राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए पंजाब हो गया। चलिए उसके बाद चलाइए राजस्थान। राजस्थान में देखिए दो आंदोलन हमको याद रखना है। एक याद रखना है भील और एक याद रखना है बिचौलिया। तो देखिए एक आंदोलन हो गया आपका भील। भील जो हुआ किसके नेतृत्व में? दौलत सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दौलत सिंह के नेतृत्व में। दूसरा हुआ बिचौलिया। कौन हुआ? बिचौलिया। ये किसके नेतृत्व में? सीताराम के नेतृत्व में। तो राजस्थान में दो याद रखना। पहला कौन सा? भील। दूसरा कौन सा? भील किसके नेतृत्व में?
और फिर बिचौलिया किसके नेतृत्व में? सीताराम के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए उसके बाद चलाइए हम लोग गुजरात। गुजरात में हम लोगों को याद रखना है कि पहला कौन सा? कच्छ। पहला कौन सा गुजरात में? कच्छ। और किसके नेतृत्व में? भारमल द्वितीय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भारमल द्वितीय के नेतृत्व में। देखिए मैक्सिमम जो सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा आपको यही आएगा कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था और किसके नेतृत्व में आया था। कुछ आंदोलन ऐसा है जिसमें ईस्वी पूछ देता है, तो हम लोग दूसरे डिस्क्रिप्शन में ईस्वी भी लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि 99-90% चांस यही होता है कि आपको राज्य पूछ दे, किस राज्य में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये पूछा जाएगा मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मोटा मोटी हमको उतना याद कर लेना है। और उसमें भी जो नेतृत्व करता है, कुछ में ऐसा है कि जो नेतृत्व करता नहीं है, मतलब सामूहिक है, तो उसमें आपको नेतृत्वकर्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि किसान किया तो सामूहिक रूप से करेगा, कोई उसका नेतृत्वकर्ता है नहीं। ठीक है, तो वहाँ आपको नेतृत्वकर्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा और वहाँ से पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन जहाँ पर कोई मतलब शक्तिशाली लोग या फिर वैसे लोग जो ज़्यादा उस आंदोलन में इन्वॉल्व रहे, तो उस तरह के नेतृत्वकर्ता का नाम वहाँ से पूछा जाता है। चलिए दूसरा है हम लोगों का बघेरा। बघेरा जो हुआ किसके द्वारा हुआ? बघेरा सरदार के द्वारा। और उसके बाद याद रखना है नायक, नायकदा और सूरत विद्रोह। तो गुजरात में हम लोगों को कितना याद रखना है? 5 याद रखना है। पहला कौन सा? कच्छ। दूसरा कौन सा? बघेरा। तीसरा कौन सा? नायक। चौथा कौन सा? नायकदा। पांचवा कौन सा? सूरत। ठीक है, तो ये सारे कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है साहब, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए पंजाब में कौन सा? कुका। राजस्थान में कौन सा? भील और बिचौलिया। भील और बिचौलिया। गुजरात में कौन सा? पहला बोलिए। पहला कौन सा? कच्छ। दूसरा कौन सा? बघेरा। तीसरा कौन सा? नायक। चौथा कौन सा? नायकदा। पांचवा कौन सा? सूरत। ठीक है ना, तो ये 3 राज्य हो गया। फिर चलाइए हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आएंगे तो आप एक आंदोलन देखिएगा, रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह। और रामोसी विद्रोह जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ। और कई बार महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में नहीं दे तो पश्चिमी घाट देगा। क्या देगा? पश्चिमी घाट देगा। तो रामोसी, गडकरी और दक्कन, इसमें अगर महाराष्ट्र नहीं दे तो तीनों में तीनों कहाँ मारना है हमको? पश्चिमी घाट में मारना है। किस में मारना है? पश्चिमी घाट में। उसके बाद देखिए गडकरी, गडकरी विद्रोह किसके नेतृत्व में? बाबा अहिरेकर। बाबा अहिरेकर। और गडकरी से आपको याद रहेगा नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री, कौन राज्य के हैं? बताइए। महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गडकरी जो नाम होता है ना, ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद दक्कन विद्रोह। कौन सा विद्रोह? दक्कन विद्रोह, इसको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में हम लोग 3 याद रखे। ठीक है, दक्कन जो हुआ था वासुदेव फड़के। वासुदेव फड़के इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, तो चलिए महाराष्ट्र में बोलिए पहला कौन सा? रामोसी। किनके नेतृत्व में? चित्तर सिंह के नेतृत्व में। दूसरा कौन सा? गडकरी। किनके नेतृत्व में? बाबा अहिरेकर। तीसरा कौन सा? दक्कन। किसके नेतृत्व में? वासुदेव फड़के के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद चलाइए कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिए पहला जो है वो कौन सा है? किट्टूर। क्या है? किट्टूर। किसके नेतृत्व में? रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा। फिर कौन सा? पॉलीगर। कौन सा? पॉलीगर। ये हुआ था किसके नेतृत्व में? बी कट्टाबम्मान। बी कट्टाबम्मान के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है ना, तो पॉलीगर देखिए 2 जगह हुआ था। शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था कर्नाटक से, लेकिन ये विद्रोह जो है ना तमिलनाडु में आकर के फेमस हो गया था। इसीलिए करके बहुत सारे किताब में आप देखिएगा कि केवल रहेगा आपको तमिलनाडु में लिखा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है धुंडिया। कौन सा हो जाएगा? धुंडिया। ये किसके नेतृत्व में? धुंडिया बाग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? धुंडिया बाग के नेतृत्व में। तो याद रखना है कर्नाटक से किट्टूर, पॉलीगढ़, धुंडिया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या? किट्टूर, पॉलीगढ़, धुंडिया। ठीक है, धुंडिया मतलब समझ रहे हैं ना? धुंडिया समझ रहे हैं ना? तो किट्टूर, पॉलीगढ़, धुंडिया। क्या बोलेंगे? किट्टूर, पॉलीगढ़, धुंडिया। ठीक है ना, चलिए कहाँ पे? कर्नाटक में। तो याद रखना है कि कर्नाटक में किट्टूर, पॉलीगढ़, धुंडिया। क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला चलाएंगे हम लोग कहाँ पे? केरल में। केरल में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? मोपला। मोपलार जो हुआ किसके नेतृत्व में? अली मुसलियार के नेतृत्व में। मोपला जो हुआ अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ।
उसके बाद बेलूथम्पी, ये जो हुआ बेलूथम्पी के ही नेतृत्व में। तो केरल में याद रखना है 2 आंदोलन, मोपला और बेलूथम्पी, मोपला और बेलूथम्पी। और ये VVIS साहब इसका आंदोलन करता भी, मोपला और अली मुसलियार, एकदम याद रखिएगा कौन आंदोलन करता थे, हो सकता है कि पूछा जाए, ठीक है ना। चलिए, ये पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ जो पश्चिम भारत में आंदोलन था, ये सारे हो गया। तो एक बार हम लोग शुरू से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा कि पंजाब में कौन सा, पंजाब में कौन सा, कुका, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना, तब तो याद रहेगा ना, बोल पाते हैं या नहीं। चलिए, पंजाब में कौन सा, कुका। उसके बाद कौन सा राज, राजस्थान, राजस्थान में कौन सा पहला, भील और बिचौलिया, भील और बिचौलिया। उसके बाद कौन सा राज, गुजरात, गुजरात में पहला बोलिए कौन, कच्छ, कच्छ के बाद बघेरा, उसके बाद नायक, उसके बाद नायकदा, और भी कुछ था, सूरत। तो 5 इसमें था। फिर से एक बार बोलिए, कच्छ, बघेरा, नायक, नायकदा, सूरत। एक बार फिर से बोलिए, कच्छ, बघेरा, नायक, नायकदा, ठीक है ना, ये हो गया ना। चलिए, उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र, कौन सा है, महाराष्ट्र में पहला बताइए, रामोसी, गडकरी और दक्कन, रामोसी, गडकरी, दक्कन। उसके बाद बताइए कौन सा राज्य, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या था, कित्तूर पॉलीगर, कित्तूर पॉलीगर धुंधिया, कित्तूर पॉलीगर धुंधिया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कौन सा है, कौन सा, केरल, केरल में क्या है, मोपला और बेलूथम्पी, मोपला और बेलूथम्पी, मोपला और बेलूथम्पी। चलिए, क्लियर है ना। चलिए, यहाँ से सवाल तो छपेगा, इसमें कोई बट नहीं है। चलिए साहब, अब चलाते हैं हम लोग कहाँ पे, हाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में चलाते हैं हम लोग। तो देखेंगे तमिलनाडु में 3 हम लोगों को याद रखना है, पॉलीगर, जस्टिस, आत्मसम्मान। देखिए, जस्टिस के जगह पर ना आपको दे देगा न्याय, क्या देगा, न्याय आंदोलन, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन, न्याय आंदोलन, क्योंकि जस्टिस का हिंदी क्या होता है, न्याय। तो याद रखना है कि तमिलनाडु का पॉलीगर आत्मसम्मान के लिए जस्टिस मांग रहा है, क्या कर रहा है, आत्मसम्मान के लिए जस्टिस मांग रहा है, ठीक है। तमिलनाडु का पॉलीगर आत्मसम्मान के लिए जस्टिस मांग रहा है। तो याद रखना है इस तरह से, पॉलीगर, जस्टिस, आत्मसम्मान, क्या याद रखेंगे, पॉलीगर, जस्टिस, आत्मसम्मान, क्या बोलेंगे, पॉलीगर, जस्टिस, आत्मसम्मान, ठीक है ना। ये हो गया आपका तमिलनाडु से। फिर चलाइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए, राजू रंपा के नेतृत्व में रंपा विद्रोह, कौन सा हुआ था, रंपा विद्रोह। और ये कई बार सवाल पूछा गया कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। तो याद रखिएगा कि उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी ना, वो ताड़ी बेचने पर रोक लगा दिया था, समझ रहे हैं, ताड़ी बेचने पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। और रंपा जो जनजाति का लोग था ना, उसका व्यवसाय था ताड़ी बेचना, समझ रहे हैं। तो रोक लगा दिया ना, तो ये विद्रोह कर दिया कि ताड़ी हम बेचबे करेंगे, काहे रोक लगाया, समझ रहे हैं। तो इसी विद्रोह को क्या कहा गया, रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह किसके कारण हुआ, ताड़ी बंद होने के कारण, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, राजू रंपा, कौन कर रहा था, राजू रंपा। और एक विद्रोह और हुआ, वो हुआ तेलंगाना विद्रोह, और यहाँ पर किसान किया था, तेलंगाना विद्रोह, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओडिशा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा में देखिए पाइक, खोंद, कंध, पाइक, खोंद और कंध। तो देखिए, याद रखिएगा कि और आपको पता है कि सबसे गरीब राज्य में बिहार के बाद कौन आता है, ओडिशा ही आता है, ठीक है ना। तो ओडिशा गरीब है, इसका पाइक समझिएगा पैसा, देखिए लॉजिकली याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। पाइक मतलब क्या समझना है, पैसा। इसका पैसा गिर गया, ये बेचारा क्या कर रहा है, खोद के निकाल रहा है, और खोद के निकाल के कंधा पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। ओडिशा है गरीब, खोद के निकाला कौन चीज, पाइक। पाइक कैसे निकाला, खोद के, कहाँ से लेके जा रहा है, कंधा पे, ठीक है। लॉजिकली याद रखिएगा, आपको याद रखेगा, ठीक है ना। तो ओडिशा में क्या याद रखना है, पाइक, खोद और, पाइक, खोद और कंध, पाइक, खोद और कंध, ठीक है। ये 3 याद रखना है हमको, कहाँ से, ओडिशा से। अब देखिए, इसमें एक याद रखना है, खोंद विद्रोह। देखिए, सबका लॉजिक है, सब क्यों विद्रोह हुआ, सबका कारण है, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी हाल में पूछा जाएगा, जहाँ से संभावना है, उसके बारे में बता दे रहे हैं, बाकी तो क्लास में सारी चीज़ें होगा। तो इसमें खोंद को याद रखना है। खोंद विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि ओडिशा का जो खोंद जनजाति था ना, वो अपने देवता को
नर का बलि देता था, मतलब पुरुष को काट के तब चढ़ाता था अपना देवता को, समझ रहे हैं ना, मैंने पुरुषे को चढ़ाता था, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से अंग्रेज क्या कर दिया कि इस पर ना प्रतिबंध लगा दिया कि आप पुरुष को नहीं काट सकते हैं, है कि नहीं, आप नर बलि नहीं दे सकते हैं, नर का बलि नहीं चढ़ा सकते। जिस तरह से हम लोग बकरी का बलि चढ़ाते हैं ना, उसी तरह वो चढ़ाता था मनुष्य का बलि। तो अंग्रेज दिया, इस पर रोक लगा, अंग्रेज रोक लगा दिया ना, इसी वजह से खोन जनजाति विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हम मनुष्य को चढ़ावे, तोहर चढ़ा दे, तोरा की मतलब है कि नहीं, आया समझ में, हम चढ़ेबे करेंगे, इसीलिए क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आया समझ बात। तो याद रखना है कि उड़ीसा में पाइक, खोंद और कंद, और खोंद क्यों हुआ, नर बलि पर प्रतिबंध लगाने के कारण, कई बार पूछा भी गया है। चलिए, ये पाइक जो हुआ था ये जगत बंधु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जगत बंधु के नेतृत्व में। और देखिए, आपके पास अगर पैसा है ना, तभी जग में आपके साथ है, तब जग आपका क्या हो जाता है, बंधु हो जाता है, भाई मित्र बन जाता है। जब आपके पास पैसा होगा तब जग मतलब पूरी दुनिया का लोग आपका क्या होगा, मित्र होगा, बंधु बन जाएगा, नहीं तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है कि नहीं। तो चलिए, ये क्लियर हो गया ना, ये हो गया आपका ओडिशा। अब चला ये कौन सा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। चलिए, बंगाल में कौन कौन सा आंदोलन हुआ, और बंगाल वाला तो काफ़ी वीवीआई है, सारे वीवीआई है बंगाल का। आप देखिए, जितना भी बार पूछा गया तो मैक्सिमम होता है कि बंगाल का ही पूछता है, इसीलिए करके बंगाल को एकदम से कंठाग्र रखिएगा, जो ही बोले एकदम लोल पे रखना है, समझ रहे, जो ही बोले बचुआ देना है कि नहीं, एकदम लोल पे रखना है, याद करके बंगाल वाला, ठीक है ना। चलिए, और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आप देखिए ना, फैरे जी पूछा रहता है इनसे। चलिए, अगला देखिएगा, पहला नंबर सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ये किसके नेतृत्व में, केना सरकार और दर्जी नारायण, केना सरकार और दर्जी नारायण। देखिए, सन्यासी विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि जो बंगाल के शासन में और शुरू कब हुआ था, 1770 में, ठीक है ना साहब, 1770 में। और आपको पता है कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बंगाल का जो शासक था वो हार गया ना, हारने के बाद वहाँ का सेना क्या होगा, बेरोजगार होगा, बेरोजगार बेचारा हो गया। तो बेरोजगार हो गया तो कुछ कृषि का काम करना शुरू कर दिया, और कुछ जो सेना था वो बेचारा सन्यासी हो गया, क्या करता, काम ही नहीं बचा। जैसे कि आप लोग आइएगा अग्निवीर से 4 साल में, तो क्या हो जाएगा, बकरी खाए, चुट्टा कमंडल लेके हिमालय के खोह पर चल जाना है। चलिए, तो ये लोग सन्यासी हो गए, ठीक है ना। और जब ये सन्यासी हो गए तब क्या हुआ कि ये लोग, सन्यासी का काम क्या होता है कि मंदिर मस्जिद घूमना, जगह जगह जो है सो प्रवचन देना। तो ये जब धार्मिक स्थल पर घूमना शुरू कर दिए ना साधु महात्मा, तो अंग्रेज क्या कर दिया, इस पर टैक्स लगा दिया कि कहीं अगर मंदिर मस्जिद घूमने जाइएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब बताइए, एक तो बेरोजगार हो गया बेचारा, ऊपर से अपने भिक्षा मांग मांग के खा रहा है, और वह पर सरकार टैक्स लगा दिया, तो बेचारा क्या करेगा। इसीलिए करके बंगाल में 5000 सन्यासी मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसी को कहा गया सन्यासी विद्रोह, क्योंकि ये विद्रोह किसके द्वारा शुरू हुआ, सन्यासी के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह जो शुरू हुआ किसके द्वारा, केना सरकार, कौन सा सरकार, केना सरकार, ठीक है ना। और एक कौन सा, दर्जी नारायण, कौन सा, दर्जी नारायण। उसके बाद देखिएगा फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के कौन कौन, मजनू शाह और चिराग अली। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जो मजनू बनिएगा वो बाद में जाके क्या हो जाइएगा, जो मजनू बनिएगा वो फकीर हो जाइएगा। तो याद रखना है कि चिराग अली जो था बन गया मजनू, और मजनू से फिर क्या हो गया, फकीर। आया समझ में बात। तो मजनू नहीं बनना है, आया समझ में ना। तो याद रखना है कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। नेतृत्व कौन किया था, मजनू शाह और चिराग अली, मजनू शाह और चिराग अली। तो याद रखना है, चिराग अली क्या बन गया, मजनू, और मजनू बन गया तो क्या हो जाएगा, फकीर। आया समझ में ना। चलिए, तो इसको याद रखना है साहब। देखते हैं गाना भी चला है, हो गई नी कंगाल तोहरे चक्कर में, है कि नहीं। तो घुमा करके, अच्छा घुमाने दीजिए, उसे कोई बात नहीं, हम शॉर्ट में बोल दिए ना। तो इसीलिए करके मजनू नहीं बनना है। चिराग अली देखिए यहाँ पर बना कौन चीज, मजनू, हो गया फकीर। तो इसीलिए करके बच के। चलिए, उसके बाद कौन सा है, पागलपंथी। पागलपंथी किसे, करम शाह और टीपू मीर। तो स्वाभाविक बात है साहब, जिसका करम फूट जाएगा वो कौन चीज हो जाएगा,
पागल हो जाएगा। इसका कर्म फूटा कि मजनू बना, मजनू बन के क्या हुआ, फकीर हुआ। और कर्म फूटा तभी ना साहब। और जिसका कर्म फूट जाएगा तो बाद में क्या होता है, बिशनपुर वाला जैसे हाथ हिलाते रहेगा, है कि नहीं, आया समझ में ना। तो याद रखना है कि करम शाह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ठीक है ना। चलिए, और इसके साथ एक और था टीपू मीर। कौन था, टीपू मीर, ठीक है, करम शाह और टीपू मीर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ते भागा, ते भागा, कौन सा भागा, ते भागा। तो याद रखना भवन सिंह और कंपाराम, भवन सिंह और कंपाराम। तो याद रखना यहाँ पर ये मजनू बना था ना, ये क्या बना था, मजनू। और मजनू जो बना था फकीर विद्रोह के चक्कर में, ठीक है ना, तो वो कांप करके भवन सिंह जो था कांप के भाग गया। याद रखना है कि भागा, देख रहे हैं, भवन सिंह कांप के भाग गया। कहाँ भागा, बंगाल। याद रखना कहाँ, बंगाल, क्योंकि आंदोलन कहाँ का है, बंगाल का। तो भवन सिंह कांप के भाग गया बंगाल, ठीक है। ये विद्रोह क्यों हुआ था, ते भागा। यहाँ पर जो था ना टैक्स था किसानों पर, तीन, मतलब जो उपज होता था ना उसमें 3 भाग में 1 भाग टैक्स लगा दिया गया था। ऐसा समझ में बात है कि 3 केजी अगर उपज होगा तो 1 केजी अंग्रेज का होगा, ब्रिटिश शासन का होगा, कंपनी का होगा, और 2 भाग जो होगा किसान का होगा। ये बहुत ज़्यादा टैक्स था उस समय के लिए, इसीलिए करके ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो याद रखना है भवन सिंह कांप के भाग गए बंगाल, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फैरेजी विद्रोह, देखिए यही भी पूछा गया था, फैरेजी विद्रोह। ये शरियतुल्ला किसके नेतृत्व में, शरियतुल्ला और दुदू मियाँ, टूटू मियाँ, क्या बोलेंगे, फैरेजी विद्रोह, शरियतुल्ला और टूटू मियाँ, कौन सा, टूटू मियाँ, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए चुवाड़ विद्रोह, कौन सा विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह। नाम से ही लग रहा है, देख रहे हैं, दुर्जन सिंह, चोर चुहार के होगा, जो दुर्जन रहेगा वही ना, है समझ में, जो दुर्जन रहेगा कौन सी होगा, चोर चुहार होगा। तो इसलिए करके याद रखना है चुवाड़ विद्रोह कौन, दुर्जन सिंह, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद पावना विद्रोह, ईश्वर चंद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ईश्वर चंद्र। देखिए ईश्वर का भक्ति पावन होता है, नहीं पवित्र होता है। पावन मतलब क्या होता है, पवित्र। इसको लॉजिकली अपने मन से याद रखिएगा तो लंबा समय तक याद रहेगा, नहीं तो फिर रट लीजिएगा तो चला जाएगा 2 से 4 दिन में। चलिए, ऐसे लॉजिकली याद रखिएगा, तो अगर स्पष्ट ना याद हो तो ऑप्शन देख करके कम से कम दिमाग में लॉजिक आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए भूमिज विद्रोह। देखिए भूमि के लिए गंगाराम हंगामा कर दिया, भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ। तो याद रखना है बंगाल में भूमि के लिए गंगाराम क्या कर दिया, हंगामा कर दिया। तो भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में, गंगाराम के नेतृत्व में। और फिर लास्ट में याद रखना है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह किसके नेतृत्व में, दिगंबर और तिरुत सिंह, दिगंबर और तिरुत सिंह। चलिए साहब, इतना बातें हो गया ना याद, एक बार फिर से बोल लीजिए, फिर आपसे बोलवाएंगे हम। चलिए, सन्यासी विद्रोह, केना सरकार और दर्जी नारायण। फकीर विद्रोह, मजनू शाह और चिराग अली। पागलपंथी विद्रोह, करम शाह और टीपू मीर, ठीक है ना। और स्पेशली ऐसे आपको यही मिलेगा, या हो सकता है कि बीपीएससी इनमें से कोई नहीं आंसर करवाना चाहे तो दोनों दे सकता है। चलिए, उसके बाद कौन सा है, पागलपंथी किसके नेतृत्व में, करम शाह और टीपू मीर। फिर ते भागा, भवन सिंह और कंपाराम, भवन सिंह और कंपाराम। फैरेजी विद्रोह, शरियतुल्ला और टूटू मियाँ, ठीक है ना। और चुवाड़ विद्रोह, दुर्जन सिंह। पावना विद्रोह, ईश्वर चंद्र। भूमिज विद्रोह, गंगाराम हंगामा, गंगाराम हंगामा। और उसके बाद नील विद्रोह, हाँ नहीं, ठीक है, पूरा नाम उसका गंगाराम नारायण था, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, गंगाराम नारायण था, ठीक है ना। तो गंगाराम ही शॉर्ट में हम लिख दिए, एक ही चीज़ है, बस हंगामा याद रखिएगा, हंगामा नहीं बदलेगा, ठीक है ना, इसीलिए करके ये हंगामा को याद रखना है। चलिए साहब, इतना याद हो गया ना, तो एक बार हमको बंगाल का बता दीजिए। चलिए बताइएगा, बंगाल में पहला कौन था, किसके नेतृत्व में, केना सरकार और दुर्जी नारायण। उसके बाद कौन था, फकीर, केकरा नेतृत्व में, मजनू शाह और चिराग अली, चिराग वाला मजनू और हो गया फकीर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कौन सा है, पागलपंथी, जिसका कौन होगा,
पागलपंथी, करम शाह और टीपू मीर। चलिए उसके बाद कौन सा है? तेभागा, किसके नेतृत्व में? भवन सिंह, और बताए थे भवन सिंह कांप के बंगाल भाग गया, भवन सिंह कांप के बंगाल भाग गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा? चुआड़, किसके नेतृत्व में? दुर्जन सिंह, चुआड़ विद्रोह दुर्जन सिंह। उसके बाद बताइए कौन सा? पावना, पावना किसके नेतृत्व में? ईश्वर चंद्र। उसके बाद फैरेजी, फैरेजी किसके नेतृत्व में? शरियतुल्लाह। और उसके बाद नील विद्रोह, किसके नेतृत्व में? कौन सा? दिगंबर और तिरोध सिंह। चलिए ये हो गया। भूमि छूट गया, मैंने छोड़ दिया जो सवा गंगाराम हंगामा। अच्छा चलिए फिर से हम रिकॉल करवा देंगे। चलिए अगला देखिएगा। अब चलाइए कहाँ पे? बिहार में। बिहार में देखिएगा, याद रखिएगा, हो कोल, कोल जो हुआ बुधो भगत के नेतृत्व में। संथाल ये हुआ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। फिर जाकर के मुंडा, मुंडा हुआ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। चेर, चेर जो हुआ भूषण सिंह के नेतृत्व में। और फिर जाके पहाड़िया, पहाड़िया जो हुआ तिलका मांझी। और बहावी ये शरियतुल्लाह बरेलवी, ठीक है। और पूछेगा कि इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था बिहार में, तो याद रखना है पटना। कहाँ याद रखेंगे? पटना, ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र। तो बिहार में याद रखना है हो कोल संथाल मुंडा, याद रखना है हो कोल संथाल मुंडा। और चेर पहाड़िया बहावी, 4 पहले 3 बाद में। देखिए जब तक क्रम से याद रखिएगा ना तभी होगा, बाद में हम बुलवा लेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार चलिए, तो याद रखना है हो कोल संथाल मुंडा चेर पहाड़िया, ठीक है। कोल हुआ बुधो भगत के नेतृत्व में। संथाल हुआ सिद्धू कान्हू, और इसका भाई भी शामिल था चांद और भैरव भी, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। चेर विद्रोह भूषण सिंह के नेतृत्व में। पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में। देखिए जो लोग जितना बार बोल लीजिएगा उनको उतना याद होगा, और जो अपना एनर्जी बचा के रखिएगा मने मन गुम में गुम, तब तो कोई बात नहीं है। तो आपको घाटा होगा, मेरा क्या घाटा होगा। चलिए उसके बाद चलाइए, ये बिहार का हो गया। अब चलाइए यूपी में। यूपी में आएंगे तो याद रखना है एका बहराइच बस्ती बरेली, एका बहराइच बस्ती बरेली, एका बहराइच बस्ती बरेली, ठीक है ना। तो देखिए 3 गो ब से ही आ रहा है, तो याद रखना एका बहराइच बस्ती बरेली, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, बस इतना याद रखना है। फिर असम में चलाइए, असम से देखिए एक नाम से जुड़ा हुआ अहोम, ये तो आराम से याद रहेगा। फिर देखिए सिंह फोर्स, ये जो हुआ रनुआ गोसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रनुआ गोसाई के नेतृत्व में हुआ। और एक याद रखना मौर्या, कौन सा? मौर्या, ठीक है। तो असम में 3, अहोम, सिंह फोर्स और मौर्या, ठीक है। चलिए उसके बाद चलाइए मेघालय में। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहाड़ी है 3, आराम से याद रहेगा, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। मेघालय देखिए मेघ, और मेघ में भीगिएगा तो क्या होगा? खांसी, और खांसी जब होगा तब क्या करिएगा? गड़गड़ा करिएगा ना, है कि नहीं। तो इस तरह से लॉजिकली याद रखिएगा, ठीक है ना। गारो खांसी जयंतिया। चलिए ये 3 हम लोगों को ध्यान में रखना है। और लास्ट में याद रखना है कुक्की, मणिपुर में कुक्की। तो आप देखिए कुक्की और कुका अलग है, ये मत समझिएगा कि मिस्टेक हो गया टाइपिंग, शोभत नहीं है। कुक्की अलग है, कुक्की पूछे तो मणिपुर में, और कुक्का पूछे तो पंजाब में। कुक्का पंजाब, कुक्की मणिपुर। चलिए साहब यही था ना, और इसमें बचा हुआ क्या? नहीं ना। तो इस तरह से आंदोलन आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन आपसे बोलवाएंगे अभी।